जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम थोड़ी-सी कुछ दिन के वक़्फ़े के बाद हाज़िर हो रहे हैं अपने देखने वालों के सामने। आजकल हमारा जो तसलसल है वो कुछ 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 बरकरार नहीं है उस तरह से, और इस दौरान में बड़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जिन पर बात करना ज़रूरी होता है। तो कुछ पार्टियों के अंदरूनी मामलात हैं, कुछ अमूमी इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात हैं, कुछ पसे पर्दा मामलात हैं, सब पर बारी-बारी बात करेंगे। तो मेरा ख़्याल है जावेद साहब, हम शुरू तो करें इलेक्शन से। ये बताएँ कि इलेक्शन मुहिम जो है, अब अगर वाक़ई 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और मतलब अगर ये जो हम अगर बात करें, जब हम बात कर रहे हैं आपस में, तो मेरा ख़्याल है कि लेस दैन 2 मंथ्स रह गए हैं। तो उस हिसाब से तो फिर जो है वो इलेक्शन मुहिम में बड़ी तेज़ी होनी चाहिए, गहमा-गहमी होनी चाहिए, गली-गली जो है वो कॉर्नर ऑफिसेज़ खुले हुए होने चाहिए, लंगर चल रहे होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसे लगता है कि पीटीआई के अलावा तो किसी ने टिकटें भी अभी तक फाइनल नहीं की हैं अपने उम्मीदवारों की। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। आप ने जो सबसे आखिर पे बात की कि पीटीआई ने टिकटें नहीं फाइनल की। जनाब, अभी तक ये जो दूसरी बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने भी नहीं फाइनल की। वो अब देखिए, पीटीआई ने जो कुछ फाइनल किया था उनको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो खान साहब कहते थे कि मैंने जेल जाने से पहले जो है वो सारा कुछ फाइनल कर दिया है, लोगों को टिकटें दे दी हैं, पंजाब के टिकट सारे बांट दिए हैं, लेकिन वो तो एक एक करके अब लोग उनके जो है वो मुकर रहे हैं कि हम नहीं लेते टिकट। अगर पर्टिकुलरली पीटीआई की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने ये जो बात हवा में की है, इसमें कोई हकीकत भी है। हम्म, क्योंकि इनके एक तो अभी तक इनका कोई खास फेस नहीं बन सका। खान साहब के जेल में जाने के बाद ये भी एक पार्टी की कमजोरी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता यूं है कि जो मेन लीडर है उसकी बात चल रही होती है और उसके जेर साया बाकी लोग भी होते हैं, हैवी वेट्स होते हैं। वो वो भी अपना बयान दे देते हैं, उनकी बात भी अहम होती है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल खान साहब के बाद तो ऐसे लगता है कि पार्टी का नीचे कोई ढांचा था ही नहीं, कोई उस किस्म की। वो जो जैसे उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते थे कि जो फैसला करना है, जो बात करनी है, बाकी वो ये कहते हैं कि मेरी वजह से है, बाकी उस तरह देखिए, से खान नहीं है। साहब ने नारा लगाया था कि मैं कल्ला ही काफी है। अब हाँ उनके जी, हामी उन्होंने उस ये पे बात पक्के की। हो गए हैं। और मेरा अब आजकल उनके हामी ये कहते फिरते हैं कि बस खान साहब जेल से बाहर आए, वो करें जो कुछ करें, हम किसी और को नहीं जानते, ना हम किसी लीडर को जानते हैं, ना किसी पार्टी को जानते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये वो पार्टी है जो शुरू इस बुनियाद पे हुई थी कि बाकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, शख्सियत परस्ती है। फर्ज करें कि इमरान खान साहब बाहर भी आ जाए, वो फैसले भी खुद करें, तो क्या वो 342 नशिस्तों पर इकट्ठे अकेले खड़े हो सकते हैं? वैसे उनका दिल यही चाहता है, वो इस किस्म के रिकॉर्ड्स बनाने के उनको बड़ा शौक था। उन्होंने ये बात की कि जनाब इनका जो ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर ख़ास यही इल्ज़ाम लगाते थे कि उनकी वरासती इनकी सियासत है। हम्म, अच्छा, हाँ, अगर यहाँ देखा जाए तो खान साहब ने जो सिलसिला वरासत का तो नहीं शुरू किया था, लेकिन उन्होंने भी अपने जो दोस्त यार इस किस्म के जो लोग थे, उनको ही नवाज के आगे चलने वाली बात थी। हमने बात शुरू की थी इलेक्शन मुहिम से। वैसा मैंने पिछले कितने इलेक्शन मैंने कवर किए हैं। 2 महीने पहले टिका के ज़बरदस्त किस्म की मुहिम स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से आपने कहा कि लंगर चलने लग जाते हैं, डेरे आबाद हो जाते हैं, जोड़-तोड़ शुरू हो जाती है, जो सियासी जो लोग जो लड़ना चाह रहे होते हैं, वो आगे आना शुरू हो जाते हैं, मुलाकातें करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई ख़ास अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। बहुत कम जाके अच्छा, जो बड़े जो हैवीवेट्स हैं जो उनके भी पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग्स जो हैं वो कमोबेश नजर आती है, कोई इतनी ज्यादा नहीं इतने जलसे हो रहे उस तरह से। हालांकि हालांकि ये दौर तो उस किस्म का है ना कि जो जो भी बात करेगा वो फौरी तौर पे मीडिया पे आएगी,
ट्विटर पे आएगी ऐसा, लेकिन अभी तक उसकी रीज़न्स में ये भी है कि पीटीआई ने जिस तरीके से चीज़ों को, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा उभार दिया था। उस तरह से अ, अब जो मामला है, अभी तक जो इसमें एक रीज़न जो नज़र आती है वो ये है कि अनसर्टेनिटी इलेक्शन से रिलेटेड अभी तक मौजूद है। क्यों नहीं इलेक्टेबल्स या दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उन तक इलेक्शन की टिकट्स अभी तक नहीं बाँटी गई। वो कहते हैं कि जनाब वो सिंबल दे दिए जाएँगे, इलेक्शन कमीशन भी इंतज़ार कर रहा है कि वो उनको बताया जाए कि कौन से लोग हैं, उनको बैलेट पेपर पे छापना होगा, नॉमिनेशन पेपर्स बनाने होंगे, बहुत सारे मराइल हैं। 30 नवंबर की बात थी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, 30 नवंबर तो करीब आ गया हुँ। और उसके बाद कुछ तो नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी तक। इसके पीछे मेरा ये ख़्याल है कि अनसर्टेनिटी मौजूद है और उस दूसरे वजह जो है वो वही पीटीआई का कहीं उस तरह से वजूद नहीं है क्या और क्या बाकी इसकी वजह बाकी जमातें जो सुस्त रवि का शिकार हैं और ये जो वफ़ादारियाँ तब्दील करने वाले लोटे हैं, वो परेशान हैं कि उन्हें कहाँ से टिकट मिलेगी? क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएँ? उसके भी इशारे कहीं न कहीं से मिल रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, कोई और उज़र पेश किया जा सकता है। देखिए वैसे यही मैं अनसर्टेनिटी के अंदर मैं जो बात करना चाह रहा था उसमें यही थी कि अभी भी कहीं ये बातें मौजूद हैं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड हो गया। वैसे तो शुरू में मौसम से रिलेटेड भी बातें की गई थी, लेकिन वो इतनी उसमें वज़न नहीं था। हुँ, हाँ, अभी भी रिपोर्ट्स लेनी है इन्होंने आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और उन लोगों से, वो उसके बाद पक्का इन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन ये बड़ी गूम-गू की सिचुएशन है कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? हुँ। क्यों उसमें तेज़ी नहीं आ रही? जब ज़रदारी जब साहब तक जमावत बसात के सारे मोहरे अपने-अपने घर में नहीं होंगे, तब तक अगली चाल नहीं चली जाएगी। तो जी, चालें बिल्कुल। चलने के मामले पर ये सदर आरिफ अलवी साहब को इलेक्शन से पहले घर भेजने की नई कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए, अलवी साहब के मुतालिक जिस शहरी ने दरख़्वास्त डाली है, पता नहीं मुर्तज़ा नाम है उनका या शायद ऐसे, मुझे उन पे बड़ी प्यार भी आया है, बड़ा कि उन और थोड़ा-सा उनके जो इतनी देर बाद जागे हैं और जो उन्होंने अपनी दरख़्वास्त के अंदर, वो भी मुझे ये महसूस हुआ है कि ये बहुत पहले कर देने वाली बातें थी। हुँ, पहला इल्ज़ाम वो ये ल पहली ये जो बात करते हैं इल्ज़ाम नहीं, वो ये कहते हैं कि वो उनका पार्टी की तरफ टिल्ट है, साफ नज़र आता है, सदर तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सदर को किसी पार्टी की तरफ वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, सदर आरिफ अलवी ने पहले दिन से अब तक उनका साफ नज़र आता है। बाकी सदर सदूर भी रहे हैं, उनका इतना उस तरह से नहीं होता था। पता होता था कि यार ये पीपल्स पार्टी का सदर है, नून का सदर है या ये जो लोग भी थे। लेकिन अब ये देखें अलवी साहब ने जिस तरीके से असेंबलियाँ तोड़ी थी, आपको वो नेशनल असेंबली तोड़ी थी, वो जैसे दरख़्वास्त गई थी, उन्होंने फ़ौरन ही रद्द अमल कर दिया था। अभी लोग बाहर निकल रहे थे, ये 15 मिनट से कम में ये हुआ था। जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से रिलेटेड वो ऑल द वे इमरान खान साहब के पास गए, उनसे डिस्कशन की, हालाँकि वो नहीं थे, वो कोई ना असेंबली का हिस्सा थे, ना कुछ उससे थे, वो सिर्फ़ पीटीआई के चेयरमैन थे। तो यहाँ तक उनके ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो बातें हैं, जिस बिना पर वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको सुने और उनको अपने ओहदे से फ़ारिग करे। हुँ। सदर साहब वैसे तो एक्सटेंशन पे बैठे हैं ना, सदर साहब का तो मुद्दत तो खत्म हो चुकी है। लेकिन देखिए मसला ये है जावेद नए साहब, यहाँ पे हर कोई एक्सटेंशन पे बैठा है, यहाँ पे ये जो हमारी निगरान हुकूमतें हैं, वो एक्सटेंशन पे बैठी है, किस-किस की बात करें हम? ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि इसके ऊपर कोई इतनी सुनवाई होगी, लेकिन उस में वज़न है, उसने कोई कहीं जाके आइडियलिज़्म को सामने रखते हुए ये दरख़्वास्त ज़रूर दी है। उसके ऊपर सुनवाई मुझे नहीं लगती अब ये कि पता इतनी नहीं ज़्यादा उसने खुद होगी। दी है या उससे दिलवाई गई है, इस तरह की दरखास्तें हमेशा जो है ना वो किसी न किसी इशारे की मुंतज़िर होती हैं। बहरहाल देखते हैं कि इससे सिर्फ़ सदर साहब को इशारा दिया जाना मकसूद है या कोई और इसमें आगे भी मामला चलता है।
इस पर हम नज़र रखेंगे। ज़रा मेरा ख़्याल है कि जो हमें पीपल्स पार्टी है उसकी भी बात करनी चाहिए। अ, अब पीपल्स पार्टी को इसहाक डार पे एतराज़ हो गए हैं कि वो सेनेट पे जो है वो लीडर ऑफ द हाउस क्यों हैं? फिर जो है वो उनको ज़रदारी साहब को और बिलावल साहब के आपस में इख्तिलाफ़ात की खबरें आ रही हैं। फिर एक तस्वीर भी बाकायदा जारी की गई है साबित करने के लिए कि नहीं-नहीं खानदान बिल्कुल इकट्ठा है। मैं तो इनकी, अब जैसे हम पहले भी बात करते रहते हैं, मुझे तो ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल लगता है। आपको क्या लगता है? वह सब ये पहले तो हम इसको थोड़ा-सा उससे रिलेट करते हैं कि देखिए ये चीज़ें डोमिनेट हो रही हैं। अ, इस टाइम तो ये बातें होनी चाहिए कि बैठकर इलेक्शंस की बातें करें। ये चीज़ें पॉप अप जो सामने हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन की तरफ तवज्जो कम है और इस किस्म के झगड़ों की तरफ, इस किस्म की बातों की तरफ सामने बात आ रही है। अगर हम वन बाय वन बात करें तो डार साहब माशाल्लाह से पहले आए और मुल्क की इकॉनमी उन्होंने ज़बरदस्त करके बेहतरीन की, फिर वो बाहर तशरीफ़ ले गए, 16 महीने के लिए तशरीफ़ लाए थे। अब करम नवाज़ी ये हुई कि वो आपके सामने अ, लीडर ऑफ हाउस बने हुए हैं, तो उन्हें भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए कि इस मामलात में यहाँ पीपल्स पार्टी का गिला-शिकवा किसी हद तक हम देखें तो बना है, लेकिन उनको बनाने वालों में मेन हाथ आपके काकड़ साहब का है और उनमें वो भी पेश-पेश थे। जहाँ तक बात है बिलावल और ज़रदारी के इख्तिलाफ़ात की, इनके इख्तिलाफ़ कैसे हो सकते हैं? ये जितने मीठे तरीके से ज़रदारी साहब कह रहे थे और उससे मुझे तो साफ झलक रहा था, मैं तो इससे सही अंडरस्टैंड यही कर पा रहा था कि उन्होंने एक नया रुख दिखाना है। अपने एक ये पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का जो झगड़ा है या जो जो बात है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सामने लाए हैं। देखें, बिलावल ने क्या कहा था? उसने ये बात की थी कि ये जो बूढ़े हैं, ये जो लोग हैं, इनको अब ज़रा पीछे हट जाना चाहिए, नए लोगों को सामने आना चाहिए। हुँ। इनकी पार्टी की रेशो में ये देखें कि कितने नए लोग हैं, वैसे उसके मोहतरमा ऊपर भी बेनज़ीर कमेंट करनी भुट्टो चाहिए। जब उन्होंने पार्टी की कमान सँभाली थी, तो उन्होंने भी अंकल्स को पीछे कर दिया था। जी, बिल्कुल। लेकिन वो भुट्टो साहब थे। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मुझे बिलावल साहब में उस किस्म की वो चीज़ नज़र नहीं आती। हुँ। उसमें वो सियासी वो जो उनके वालिद साहब भी यही कहते हैं, ज़रदारी साहब भी पॉलिटिकल एक्यूमेन उनका उस तरह से कोई नहीं है, जिस कोई तरह से दर्जन भर दफ़ा तो उनकी लॉन्चिंग हो चुकी है। आप देखें, शायद एक और लॉन्चिंग करनी पड़े जिसमें कोई मतलूबा उसके ऊपर नताइज सामने आए। उसके ऊपर आमिर मतीन साहब ने लिखा था कि 10th लॉन्चिंग सेरेमनी उनकी। तो बिल्कुल। ये जो है ये लेकिन इनका उनके हामी आपस हर में ये दफ़ा नया उतने ही दुश्मन है। पुरजोश होते हैं, यही तो मसला है। लेकिन एक जो मामला है जिसमें नूरा कुश्ती मुझे नहीं लगती, वो नवाज़ शरीफ साहब की ख़्वाहिश है कि भरपूर बदला लिया जाए उन लोगों से जिन्होंने उनको इक़्तिदार से निकाला। 5 के टोले की वो बात करते थे, फिर उससे पीछे हट गए। अब दोबारा उन्होंने जो कहा है कि जी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसको वो अपनी इलेक्शन मुहिम में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मुशर्रफ की तरह उन्होंने इक़्तिदार सँभालने के बाद जो है वो उस पर फ़ॉलो अप किया और फिर उसके नताइज भी भुगते जनरल राहील शरीफ के दौर में। क्या इस दफ़ा ये बस इंतखाबी तकरीरों तक महदूद रहेगा या बम को एक दफ़ा फिर लात मारेंगे अगर नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए? मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ साहब मेरे ख्याल से एक अच्छे बच्चे बिहेव करेंगे। ये क्लास में उस तरह से ना शोर करेंगे, इनका कॉपी वर्क भी पूरा होगा। इन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं करनी और ये सारे मामलात इनके बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये अब आप देखिएगा इन्होंने पहले भी बहुत सारे इस तरह से काम किए जिसकी वजह से फिर वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला? फिर ये वाली सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ साहब उस हद तक ले जाएँगे। फिर वो जो बातें करें कि खलाई मखलूक और ये चीज़ें, इनसे वो सबक सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हालाँकि सियासतदान, बड़े सियासतदान, वो कभी सीखते नहीं हैं अपने पास से। और इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, हुँ, इस मुल्क के लिए अल्लाह करे ये जागें कहीं, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ और मुल्क को आगे लेके जाएँ। इक़्तिदार के दवाम के लिए वैसे जो जिस तरह से नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब
ही आने वाले कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के, तो उसमें ये चीज़ें ये आगे लेके जाएँगे और जिस तरह से आपने कहा कि बम को टांग नहीं मारेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या कह सकते हैं हम इसको कि कोई ऐसा एडवेंचर करने के लिए अब ये मूड में नहीं है। मैं वैसे इस बात पे ना मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरा ये ख़्याल है कि अगर वो बिल्कुल इस पे कारबंद हो गए होते ना कि ऐसा कोई काम नहीं करना, तो फिर वो बयानात भी ना देते। वो ये जो उनके अंदर से ख़्वाहिश निकलती है ना बार-बार अल्फ़ाज़ की शक्ल में, इंसान की आदत बदल सकती है, सरिश्त नहीं बदलती। और मियाँ साहिबान की जो फ़ितरत है, उसमें बदला लेना शामिल है, ये भूलते नहीं हैं चीज़ों को और आप देखेंगे कि साल 6 महीने तो शायद ये चुप करके बैठ जाएँ। लेकिन इन्होंने आखिर जब थोड़े से पर फैलाएँगे, तो इन्होंने उस रास्ते पर जाना ही जाना है। जो काम इन्होंने पहले 3 दफ़ा किया, वो चौथी दफ़ा भी करेंगे और इसका मामला जो है वो एक्चुअल उस वक़्त आएगा जब जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की बात आएगी, वहाँ जाके फिर आप देखेंगे कि फटा पड़ेगा। सो साल डेढ़ साल की कहानी है। जी, बिल्कुल आपने देखा होगा कि मैंने जिस तरह से आप बात कर रहे थे तो मैंने लुक़्मा लेना चाहा। ये ये इसी पॉइंट पर आकर जब उस मरले पे पहुँचेंगे वहाँ और उस वक़्त तक ये जो आने वाली असेंबली है, जो इसने मार्च में तकरीबन स्टार्ट होनी है, उसका भी मिड आ जाएगा। तकरीबन ये एक अपना बजट पेश कर चुके होंगे और दूसरे के करीब होंगे। वहाँ जाकर इनके 2 इम्तिहानात शुरू हो जाएँगे, जिसके बारे में एक थ्योरी ये बेची जाती है कि कि नवाज़ शरीफ साहब ने चौथी दफ़ा भी अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो चौथी दफ़ा भी अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाएँगे। हुँ। और दूसरे जो इनके बाद जो अगर ये बने, वो अपने ही भाई को कैंडिडेट बनाएँगे और कोई नहीं बनने वाला। मतलब कि उसमें ऐसा इनकी रूलिंग पार्टी ही रहेगी और शहबाज़ शरीफ साहब को सामने लाया जाएगा। एक गेम प्लान जो एक बात की जाती है, जो एक मुख्तलिफ डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उसमें ये बात की जो जाती बात है। उनके हामी भूल जाते हैं ना और मैं बार-बार करता हूँ, वो ये है कि इन्हें इनकी वापसी इनकी मोहब्बत में नहीं हुई। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है क्योंकि इस वक़्त खान साहब के साथ जो है वो मामलात उस नहज पे पहुँचे हुए हैं कि उन्हें हर हालत में बाहर रखना है। लेकिन चीज़ें बदलते, हालात बदलते कोई देर नहीं लगती पाकिस्तान में। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। जावेद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक